अस्सलामुअलैकुम, आप सब देख रहे हैं जिना डिजिटल, जिना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, हम अगर तरक्की की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो किताबों में तरक्की का रास्ता जो दिखाया जाता है वो यही है कि किसी भी नेशन को अगर तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है तो सबसे पहले जिस सेक्टर में हमें काम करने की ज़रूरत है वो है हेल्थ। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में हेल्थ सेक्टर की जो सूरत हाल देख रहे हैं वो देखते हुए तो हमें ताज्जुब होता है कि आने वाले दिनों में हम तरक्की के रास्ते पर किस तरह से चलेंगे, कैसे करेंगे तरक्की अगर हेल्थ सेक्टर के हालात यही रहे। लेकिन जिना डिजिटल के जरिए हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि अपने तमाम तर देखने वालों को, व्यूवर्स को ऑफ एंड ऑन हेल्थ के हवाले से गाइड करते रहें, बताते रहें। जैसा कि सूरत हाल पाकिस्तान में तब्दील होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को बुरी तरह से मुतासर कर रखा है। हम देख रहे हैं कि आजकल फ्लड की सूरत हाल है। फ्लड की सूरत हाल में जहां एक जगह पानी खड़ा रहता है कई दिनों तक, तो मच्छर भी जन्म लेते हैं, और मच्छर जब जन्म लेते हैं तो मच्छरों से जन्म लेने वाली कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। उन बीमारियों पर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ ज़िया, जो कि जिना हॉस्पिटल में ICU के इंचार्ज हैं। इनसे जानते हैं हेल्थ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। सर, जानना चाहूंगी जो सूरत हाल फ्लड की चल रही है, फ्लड आते ही जब हम देखते हैं मुतासरीन के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं, उन कैंप्स में सबसे जो बीमारी सबसे पहले नंबर पर हमला करती है वो मलेरिया और डेंगू है। तो मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए क्या किया जा सकता है, थोड़ा बताएं हमें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है ये बहुत अहम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आजकल फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इस पे हम बात करेंगे दो तरह से। एक तो है जो डायरेक्ट इफेक्ट, उसका इफेक्ट है फ्लड का, जो पानी आता है उसमें तफन होता है, उसमें बहुत ही जहरीले जानवर भी, सांप, बिच्छू, ये चीज़ें भी आती हैं। हम ज़्यादा फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो फ्लड से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, वो क्या क्या हैं। मैंने क्योंकि फ्लड को बहुत ही करीब से देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बड़ा तफसील में बता सकता हूँ। आपने जैसे जिक्र किया है कि उस पर मच्छर पैदा होता है, मच्छर के साथ डेंगू पैदा हो जाएगा, उसके साथ जो बाकी खतरनाक बीमारियां हैं वो ज़्यादा इससे डेंजरस होती हैं, जिसमें एक होता है कॉलरा, जिसको हम हैज़ा बोलते हैं। दूसरा है टाइफाइड, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा फैलता है। टेटनस के मरीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये वो बीमारियां हैं जो फ्लड के साथ साथ रिलेटेड है। इसके लिए बहुत ही एक वसी पैमाने पे आपको लाहेअमल करना पड़ता है, वरना ये पेशेंट इतनी ज़्यादा तादाद में होते हैं कि आपसे संभाले नहीं जाते। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब गैस्ट्रो फैलता है उसके हम जो हैज़ा, वो इतने पेशेंट शदीद बीमार हो जाते हैं कि उनमें उल्टियाँ, पेचेस आए, उसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, कोलैप्स हो गया, आपके पास सहूलतें होती नहीं है, क्योंकि मरीजों में पूरे का पूरा गांव जो है वो उस टाइम अफेक्ट हो जाता है। दूसरा जो आपने जैसे अभी पॉइंट आउट किया है, कुछ अरसे के बाद जहाँ पे पानी खड़ा रहता है वहाँ पे मच्छर की पैदाइश लाजमी हो जाती है। उसके साथ आपकी दो बीमारियाँ, एक डेंगू और दूसरा मलेरिया। मलेरिया भी बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, और डेंगू भी काफ़ी डेंजरस होता है। तो जब एक दफ़ा ये इस चीज़ का, इसको हम बोलते हैं एपिडेमिक, अगर स्टार्ट हो जाता है उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक सूरत इख्तियार करती हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपको बताई है कि जो बीमारियाँ आपको, जिसको हमने बोलते हैं कॉलरा, हैज़ा या फिर टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू। टेटनस के मरीज इसलिए होते हैं कि बहुत सारे मरीजों को चोट लग जाती है, वहाँ पे गैंग्रीन मैंने देखी है मरीजों को होते हुए, जिनकी टांग खराब हो गई, टांग काटनी पड़ी हमें, फॉरिन गैंग्रीन हो गई, कोई चीज़ पेट में लगी है, लेप्रोटमी करना पड़ी। वो चीज़ें हैं जो सारी इसमें फ्लड में बहुत वाज़ह तौर पर आप देख सकते हैं। तो जब भी जहाँ पे भी ये सूरत हाल पैदा होती है वहाँ पे हमें वसी पैमाने पे काम करना पड़ता है। ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ जो इसमें जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जहाँ पे ये सूरत हाल आती है वहाँ पे आपका पीने का पानी जो है वो साफ नहीं रहता। उसके साथ जो बाकी प्रॉब्लम है, एक हेपेटाइटिस, वो बहुत ही तेजी के साथ फैलता है, क्योंकि आपको साफ पानी भी नहीं मिलता। तो जब ये चीज़ अगर सूरत हाल बनती है तो उस टाइम हमें क्या करना होगा, हमें एक तो हम वैक्सीन वो लगाते हैं, लाजमी वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें कॉलरा की भी, टाइफाइड की भी। दूसरा ये है कि उस वक्त
पीने का साफ पानी फराहम किया जाए, और अगर नहीं मुमकिन तो पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। और तीसरा ये है कि पानी को कहीं पे खड़ा ना होने दें, ताकि मलेरिया या डेंगू वो मच्छर परवरिश ना पाए, और मलेरिया या डेंगू वो वहाँ पे परवरिश ना पा सके, आगे उसे प्रोसीड ना कर सके। ठीक है सर, जो आपने अभी बात की कि जब भी मलेरिया या डेंगू जन्म लेता है तो फ्लड की सूरत हाल के अलावा भी ये सीजन होता है जिसमें पानी का किसी एक जगह खड़े हो जाना जो मुतासर करता है लोगों को। तो क्या कहते हैं, इसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इन सभी बीमारियों से स्ट्रांगली लड़ सके? जी, आपका पॉइंट बड़ा बहुत ही एक वैलिड, और आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो सारी है फास्ट फूड लवर। ठीक है। और ये जो फास्ट फूड है ये आपकी इम्यूनिटी को तबाह कर देती है। अब करना क्या होगा आपको अगर हम इसको डाइट के हिसाब से देखते हैं, आप डाइट वो यूज करें जो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करे। उसमें क्या आता है, उसमें मीट आएगा, और ये जो ब्रॉयलर चिकन है इससे आपने एहतियात करनी है, फास्ट फूड से आपने एहतियात करनी है, कोल्ड ड्रिंक से आपने बहुत ही परे रहना है। आप सब्जियां इस्तेमाल करें, बेशक ये जरूरी नहीं कि आप बहुत कोई महंगी खुराक इस्तेमाल करें। ठीक है। आप नट्स इस्तेमाल करें, और उसके बाद सब्जियां कोई भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूध तकरीबन हर घर में मिल जाता है, उसको आप यूज करें। फ्रूट, आप सीजनल फ्रूट, बहुत ही महंगे फ्रूट आप ना इस्तेमाल करें। आपके सीजनल फ्रूट जो है जो पाकिस्तान में बड़े बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं, आप उनको यूज करें। ये सारी चीजें आपकी कुव्वत मुदाफ़ा को बेहतर करती हैं। इसके साथ एक बहुत ही एक अहम चीज जिसकी तरफ मैं आपके इसके चैनल के तवज्जो से तवज्जो दिलाना चाहूँगा, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स के साथ साथ हमारी जो वर्किंग हैबिट्स है, स्लीपिंग हैबिट है, वो स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हो रही हैं। ठीक है। हमारे लोगों में यंग पेशेंट जो जिनको मैं इंटरव्यू करता हूँ या मेरे पास आते हैं, उनका ये होता है कि रात को 2-2 ढाई बजे तक जागते रहना है, और उसके बाद सुबह लेट नाइट मतलब सुबह जो है ना बहुत ही लेट जागना है। कोई जो है ना वो 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे जाग रहे होते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं करना प्रॉपर। ठीक है। और ये चीजें आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज का रुझान बहुत ही कम होता जा रहा है। ये वो चीजें हैं जो छोड़ने से हमारी कुव्वत मुदाफ़त वो खराब होती जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको एक वायरस छोड़ता है, दूसरा वायरस आपको पकड़ लेता है। ठीक है। अभी जैसे आपने कोरोना में भी देखा होगा, अब कोरोना के इतने वेरिएंट कि एक वेरिएंट खत्म हो गया, दूसरा वेरिएंट आ गया। कोरोना ने छोड़ा है तो आपको डेंगू ने पकड़ लिया, डेंगू ने छोड़ा तो आपको हेपेटाइटिस ने पकड़। अच्छा, अगर इसकी एक और वजह भी जो आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई भी मसला है और उसका हल हमने एक ही सोच रखा है, जो पता नहीं आप डॉक्टर होने की हैसियत से इस बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं, कि हर बीमारी का हल एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स के हमारे बॉडी पर जहाँ तक हमारे नॉलेज में है बेशुमार बेतहाशा नुकसान आते हैं। तो आपको लगता है एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे इम्यून सिस्टम को बुरी तरह मुतासर करता है? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि हमारे यहाँ पे ना सेल्फ मेडिकेशन का बहुत रुझान है। आप सिर्फ एंटीबायोटिक, आपने एक नाम लिया, एंटीबायोटिक के अलावा आप यहाँ पे जो है ना जो पेशेंट आता है ना, तो वो सबसे पहले गूगल से सर्च करके वो बहुत सारी जो है ना वो मेडिसिन खा चुका होता है जो उसके इस्तेमाल में उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एंटीबायोटिक अभी आप जो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि वो शायद आपके भी उसमें एक्सपीरियंस में आया हो कि पेशेंट को छींक आई है, एजिथ्रोमाइसिन, पेशेंट को बुखार हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन, गला खराब हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन। ये वह ड्रग थी जो टाइफाइड के अगेंस्ट जिसको हम यूज कर रहे थे। अब इसका यूज इतना ज्यादा गलत तरीके से किया गया कि इससे जो पेशेंट है वो रेजिस्टेंट हो गए। अब हमारे पास एंटीबायोटिक आगे क्यों में कोई ड्रग ऐसा कोई नहीं है। जब आप इस ड्रग को, किसी भी ड्रग को आप ऐसे बिला उसके नुस्खे के इस्तेमाल करते हैं, वो आपको नुकसान देती है। दूसरा, इसमें जो एक और बड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है जो एंटीबायोटिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एंटीबायोटिक का उसका पूरा कोर्स करवाया जाता है। ठीक है। कि जी आपका गला खराब है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको 5 डेज के लिए आपने ये मेडिसिन यूज करनी है। अब जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो पेशेंट यूज कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, 2 गोलियां खा ली हैं, उसके बाद थोड़ा सा फाका हुआ है, आगे छोड़ दिया है, 10 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम हुई है, फिर 2 टैबलेट खा ली हैं, फिर उसके बाद करते करते उस पेशेंट में भी वो उस ड्रग की जो
रेजिस्टेंस है वो डेवलप हो जाएगी ठीक और है। फिर वो ड्रग टोटली इनइफेक्टिव हो जाती है कम्युनिटी में। तो हमें ये Okay. तकरीबन बहुत सारी जो मेडिसिन है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए हमें जो कुछ लोग जो एक अच्छे क्लिनिशियन है वो जो हमारी बहुत ही पहले मेडिसिन यूज होती थी उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं कि जो पेशेंट की अप्रोच में नहीं है। जैसे भी जो आजकल जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, तो जो मेडिसिन हम बहुत पहले यूज कर रहे थे ऑल्दो कि वो ड्रग एक दफा खत्म हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है। लेकिन उनकी अब जो कि रेजिस्टेंस है वो कम है, तो वो शायद ज्यादा असरअंदाज हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज की बात करते हैं तो उसमें बच्चे भी आते हैं। जी। माने जो सेल्फ मेडिकेशन या गूगल डॉक्टर्स की हम टर्म अक्सर सुनते जी, हैं, अभी जी। आपने भी कहा, तो बच्चों के लिए जो टोडलर्स होते हैं उनके लिए जब हम एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा यूज करते हैं, लूज मोशन हुए, आपने भी अभी फरमाया कि बच्चे को 2 ढक्कन कोई एंटीबायोटिक सिरप दे दो, जी, जी। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हुआ फिर छुड़वा दो, बिल्कुल फिर ऐसे ही है। 4 दिन बाद दोबारा शुरू करवा दो, तो इससे बच्चों की सेहत पर क्या असरात आते हैं? देखिए जी, बच्चों को जैसे आपने भी बताया है कि जी उस पे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे को फ्लू है, माँ ने कहा जी ये फलां बच्चे को प्रॉब्लम थी, मे बी कि उसको ट्रांसलाइटिस हो प्रॉब्लम हो, डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख के दी हो, उसके साथ सिम्टम ये हो, Yes. उसने कहा जी डॉक्टर ने चूंकि ये मेडिसिन लिख के दी थी इसलिए इसको ये मेडिसिन देते हैं। यस, उसको एक आधी डोज दे दी, 2 डोज दे दूं, बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उसको डायरिया के साथ जो करते हैं तो उसका गट फ्लोरा सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चों में इवन उनकी ग्रोथ जो है उसकी रिटार्डेशन होती है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी बुरी तरीके से मुतासर होती है। ठीक है, ये जो बहुत सारे बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती उनको। ठीक है, अब सिंपल अगर फ्लू है बच्चे को, आप उसको सिंपल एक कॉफ लिक्टस देते हैं या पैराडोल सिरप देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। उसको जब एंटीबायोटिक यूज करते हैं फिर घर में, और सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ता है वो यही है कि बड़े बच्चे को प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिख के दी थी, आप डॉक्टर की फीस बचाएं और इस बच्चे को ये मेडिसिन दे दें जो उसके लिए टोटली नुकसानदेह है, उसके लिए वो ठीक है। फायदेमंद नहीं होती। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हमारी कोशिश थी तमाम तर उन चीज़ों से, उन बातों से पर्दा उठाएं और उन सवालों के जवाब आपके सामने रखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।